व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लगता है और बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में। जैसे बिजनेस स्टडीज में भी मुझे काफी मजा आता है। रीजन बीइंग कि आप मेरे से इसको एक टीचर या एक एजुकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुन ही रहे हो, बट उसके साथ साथ आप इसको एक फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुन रहे हो, एक फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हो जिसने खुद एक कंपनी को फॉर्म किया है। तो जब एक एंटरप्रेन्योर आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता है ना, तो उसके पर्सपेक्टिव्स, उसका थॉट्स, उसके आइडियाज, उसके प्रॉब्लम्स आपको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में चलोगे और आपको मैं बहुत इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सारे ईपी वाले बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस सब्जेक्ट को ना क्लास 11th में आपको कुछ बेसिक लेवल तक पढ़ाया जाता है। वैसे तो क्लास 12th में भी बेसिक्स ही हैं, बट फिर भी थोड़ा सा लेवल ऊपर किया गया है यहाँ पे। तो यूनिट 1 जो है हमारा, वो है एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के साथ शुरू करते हैं। देखो बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है बच्चों, देखो समझो। तीन चीजें होती हैं: एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस स्टडीज में भी इस एग्जांपल को देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारा चिंटू है। चिंटू मैंगोज लेके आया 40 रुपीज पर केजी, और वो मैंगो उसने अपनी फ्रूट की दुकान पे 50 रुपीज पर केजी पे बेच दिए। तो 40 का खरीद के लाया, 50 का बेच दिया, 10 रुपए का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, जेब में डाला उसने, बात बन गई। चिंटू एक बिजनेसमैन है। अब वहीं पे बच्चों चिंटू 40 रुपए पर केजी मैंगोज लेके आया, उससे उसने मैंगो शेक बनाया, यानी उसका फॉर्म चेंज करा, कुछ इनोवेटिव करा, कुछ क्रिएटिव करा। 3 ग्लास उसमें से सपोज जूस निकला और उसने एक ग्लास जूस 50 रुपीज का बेचा। तो तुम सोचो, उसका मैंगोज 40 रुपए के आए थे, बाकी जो उसने मिल्क डाला होगा, कुछ और चीजें ऐड ऑन करी होंगी, बर्फ, चीनी वगैरह जो भी डाला होगा, 20 30 40 रुपए और लग गए होंगे। तो 40 और 40 80 रुपीज का उसका कॉस्ट आया, और उसका सेल हुआ 150 पे। सेल कितने पे हुआ? 150 पे। तो 80 और 150, यहां पे उसको 70 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट भी बढ़ गया, फॉर्म भी चेंज हो गया, फायदा भी हो गया। चिंटू क्या है? एक एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? वो इंडिविजुअल जिसको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स लगाता है और एक बिजनेस को डेवलप करता है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और इसका जो आउटकम आया, जो बिजनेस, जो स्टार्टअप बन के आया, उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। बढ़िया, समझ में आ गया? देखो, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब हमारा बिजनेस एनवायरमेंट, एंड अरेंजिंग द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज अरेंज करना ताकि आप उस आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओ। एक्सप्लॉइट मतलब फायदा उठा पाओ, इन ऑर्डर टू हार्नेस लॉन्ग टर्म गेन्स। लॉन्ग टर्म गेन्स मतलब प्रॉफिट्स ही है मेनली। तो ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन है? एक पर्सन जिसको आइडिया आएगा, जो अपॉर्चुनिटी देखेगा और बिजनेस बनाएगा। बढ़िया। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास एक टॉपिक आता है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हाउ डू वी नो कि दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? तो देखो, उसके लिए ना आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो क्या बोल रहा है। परसीविंग का मतलब होता है थॉट आना, और सेंसिंग का मतलब होता है उसको सेंस करना, उसको समझना कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो बोल रहा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ परसीविंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। बेटा ये दिमाग में रखना, हर बिजनेस किसी प्रॉब्लम पे बना है, हर बिजनेस। ठीक है, अब तुम्हें घर से बाहर निकलने का मन नहीं है, तुम चाहते हो खाना तुम्हारे घर आ जाए, जोमेटो बन गया। तुम्हें रिक्शा नहीं मिल रही, तुम्हें लगता है कि रिक्शा, कैब, ऑटो ये मुझे यहीं से मिल जाए, ओला उबर बन गए, है ना। हर प्रॉब्लम पे एक बिजनेस बना हुआ है। तो कभी भी तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि तुम्हें कल को अपना स्टार्टअप करना है, तो देखो बंदे को कहां प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाओ, तुम्हारा बिजनेस बनेगा। समझे? तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है एंड अराइविंग एट क्रिएटिव सॉल्यूशंस। क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी, इनिशियली कन्वर्टिंग दीज सॉल्यूशंस इनटू अपॉर्चुनिटी एंड देन इनटू एंटरप्राइज। अब कैसे कर सकते हो? इंसान की नीड्स देखो क्या है, क्या इंसान को चाहिए और कहां वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को देखो, उसका अपना दिमाग लगा के, क्रिएटिविटी लगा के सॉल्यूशन दो, क्रिएटिव सॉल्यूशन दो, वहां से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो कि देखो यहां से बिजनेस कैसे बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, स्टेप्स वहां लिख के आने एग्जाम में। ठीक है, अब देखो,
हम कैसे सेंस कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज का कि यहां पे अपॉर्चुनिटी है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक अपॉर्चुनिटी यहां पे आ रही है? नंबर वन, टू परसीव एंड प्रिजर्व द बेसिक आइडियाज। बच्चों मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। 2017 में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं ज्यादा दूर तक जा सकता हूं एंड यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से मैं ज्यादा आगे जा पाऊंगा। तो मेरा दिमाग काम करने लगा, मैं परसीव कर पाया, मेरी एबिलिटी थी कि मैं परसीव कर पाया, प्रिजर्व कर पाया बेसिक नीड्स को, कि बच्चों को इस चीज की जरूरत है। कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे, पढ़ाता एक आधा कोई बंदा उस टाइम, एक दो लोग उस टाइम पढ़ाते थे, और कोई नहीं था, मतलब कॉमर्स के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। तो हमने करना शुरू करा। तो सबसे पहले आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए। उसके लिए आपका एक माइंड डेवलप करना पड़ता है, जैसे आप लोगों का हो रहा है। इस अर्ली एज में आपको समझ में आ रहा है कि यहां एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। दूसरा, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को पढ़ना, उनसे आइडियाज लेना, मैगजीन्स देखना, बुक्स देखना, जर्नल्स देखना, सेमिनार्स देखना, फ्रेंड्स से बातचीत करना, बिजनेस के बारे में बातचीत होना, और उसके साथ आपका विजन कि आपको कहां जाना है, आपकी क्रिएटिविटी, आप क्या अलग कर सकते हो। तो देखो बोल रहा है सबसे पहले हमारी एबिलिटी कहां से आती है, प्रॉब्लम कहां आई, बदलाव कहां पे चाहिए, कुछ इन्वेंशन किस चीज का हो सकता है, कंपटीशन कितना है, इनोवेशन क्या कर सकता हूं मैं, ये सारी चीजें। परफेक्ट, लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद आता है बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ये जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो बिजनेस स्टडीज में पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, सेम जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमारे साइंस वाले हैं या ह्यूमैनिटीज वाले हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट है, उनको मैं बता दूं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बच्चों, हर बिजनेस के आसपास बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर, बैंकर, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जिसको हमने पैसा देना है, सप्लायर समझ लो, जिसने हमें माल बेचा है उधारी में। तो हमारे आसपास बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारा कॉम्पिटिटर है ना। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे निर्मला सीतारमन जी ने अभी टबैको प्रोडक्ट्स पे, सिगरेट्स पे टैक्स लगा दिया बहुत तगड़ा, तो उनकी सेल कहीं ना कहीं नीचे जाएगी, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट, इसी तरीके से लॉज, इसी तरीके से हमारी सोसाइटी। तो हमारे आसपास जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, बट हम कुछ नहीं कर सकते। भाई मैं पढ़ाता हूं और मेरे बराबर में कोई और पढ़ाने लगे तो वो मुझे इम्पैक्ट करेगा, बट मैं उसको रोक नहीं सकता। सिंपल सी बात है ना बच्चों। तो ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज फोर्सेस एंड कंडीशंस विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस, बिजनेस के बाहर हैं बट फिर भी इफेक्ट करते हैं। इसको बच्चों हम 6 पार्ट्स में बांट के चलते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होता है? कहीं भी पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रेट्स हो गए, भाई लोन सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है, डिमांड हो गई, कॉस्ट हो गए, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है, उस पर हमारा बिजनेस इंपैक्ट होता है ना बेटा। तो इंटरेस्ट रेट्स हो गए, डिमांड्स हो गए, कॉस्ट हो गए, सप्लाई हो गया, नेशनल इनकम हो गया, देश में इनकम कितना है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट का बजट कैसा आ रहा है, गवर्नमेंट बजट हो गया, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, हमारे देश में सरकार कितनी स्टेबल है। अगर सरकार बार बार गिर जाती है, बार बार इधर उधर, सरकार ही स्टेबल नहीं है, तो पॉलिसीज भी बार बार चेंज होगी, बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की बात होती है। लीगल एनवायरनमेंट में लॉज की बात होती है कि हमारे देश में क्या ऐसे लॉज हैं जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, या ऐसे लॉज हैं जो बिजनेस को प्रमोट ही नहीं करते। कानून क्या क्या करने में क्या अलाउड है, कि जैसे बिहार फॉर एग्जांपल एक ड्राई स्टेट है, तो वहां पे अलाउड नहीं है अल्कोहल, तो लोग 2 नंबर में बेचते हैं या इलीगली बेचते हैं, बट लीगली अलाउड नहीं है, तो वहां बिजनेस वो नहीं चलेगा, है ना। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। टेक्नोलॉजिकल का मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो, राइट। पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, आजकल ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारा बिजनेस वैसे हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी से बहुत फर्क पड़ता है। सोशल का मतलब होता है बच्चों सोसाइटी से, कि सोसाइटी के क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या लोगों की मान्यताएं हैं, लोग किस चीज़ को मान के चलते हैं, किसको अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं, इससे बिजनेस एनवायरनमेंट, इससे बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। इकोलॉजिकल का मतलब है कि आप एनवायरनमेंट का कितना रिस्पेक्ट करते हो, आप पॉल्यूशन का कितना ध्यान रखते हो। भाई आप पॉल्यूशन का ध्यान रखोगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो उस केस में आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो लोग भी आपको अच्छा मानेंगे, बिजनेस भी आपका अच्छा ग्रो करेगा। तो ये 6 फैक्टर्स होते हैं बेटा, इनको पेस्टल मॉडल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पेस्टल मॉडल। पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिकल, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, उसके बाद ई इकोलॉजिकल एंड एल लीगल। तो याद रखना पेस्टल मॉडल बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाता है।
इसके बाद वी हैव एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है बच्चों की हर तरीके से अपने अंदर के चीजों को भी स्कैन करना, अपनी बाहर की चीजों को भी स्कैन करना, कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, मेरे को बाहर से क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, बाहर से कौन मुझे नुकसान दे सकता है। इट मींस केयरफुल मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। अंदर से भी देखो क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, बाहर से भी देखो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, और अर्ली साइंस देखो दैट मे इन्फ्लुएंस द फ्यूचर एंड करंट प्लान्स। ठीक है, क्यों करना पड़ता है बच्चों एनवायरमेंट स्कैनिंग, क्यों करना पड़ता है? बहुत परफेक्ट एग्जांपल देता हूं नोकिया का। नोकिया एक बहुत बड़ा मोबाइल ब्रांड हुआ करता था बच्चों एक टाइम पे, आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं करी ठीक से। सैमसंग आगे बढ़ गया, सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया एप्पल ने। क्यों? एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं कर पाए इतने अच्छे से। जब करना शुरू करा फिर वापस आए, फोल्ड लेके आए, फ्लिप लेके आए, वापस से सैमसंग का जमाना आ रहा है धीरे 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 धीरे। बहुत लोगों के हाथ में अब सैमसंग फिर दिखने लगा। अदरवाइज बीच में तो MI, ओप्पो, वीवो ये बहुत चल गए थे। अभी कहीं ना कहीं फिर से लोग सैमसंग, एप्पल इन चीजों पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं। बट वेयर इज नोकिया? खत्म, कहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट स्कैन नहीं करा अच्छे से। देखो क्या बोल रहा है, इफ यू डोंट अडेप्ट यू डोंट एंड्योर। ये मेन आइडिया होता है, एग्जाम में लिख के आना है आपको ये। तो ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना पड़ता है कि क्या बदल रहा है और अपने आप को उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। उसके बाद बच्चों अगर आप एनवायरमेंट को पढ़ोगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, देखो इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, आपको अपॉर्चुनिटी पता चलेगी और आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लोगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप। दुनिया भर की चैटिंग एप्स हैं बट व्हाट्सएप आज भी किंग है। क्यों? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहले मूव कर गया। राइट, बहुत सारी एप्स हो सकती हैं उससे बेटर हो बट व्हाट्सएप हमेशा आगे रहेगा। क्यों? सबसे पहले आगे बढ़ गया। दूसरा, स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज आप अच्छी बना सकते हो। एनवायरमेंट स्कैन करके आप देख सकते हो कि किस चीज की जरूरत है, उसके अनुसार आप पॉलिसीज बना सकते हो, स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। पॉलिसी बच्चों एक किसी भी प्रॉब्लम का जनरल सॉल्यूशन होता है, स्ट्रैटेजी आपको कॉम्पिटिटर वाइज बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यूजफुल रिसोर्सेज टैप कर सकते हो। भाई हम एज अ कंपनी हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी फैकल्टीज अच्छी हो सकती हैं। अब हमारी CA की टीम अलग है, CS की टीम अलग है, CMA की टीम अलग है, CUET टीम अलग है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को टैप करना भी हमारा काम है। हम देखते हैं कौन सी फैकल्टी अच्छी है, कौन सी फैकल्टी हमारे प्लेटफॉर्म पे आगे पढ़ा सकती है, बच्चों का वैल्यू एडिशन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को टैप करना भी आपका काम होता है। उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस, जब आप एनवायरनमेंट के अनुसार काम करते हो तो परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ऑफ कोर्स गलती नहीं होती। पांचवा, इमेज बिल्डिंग, जब आप एनवायरनमेंट अनुसार चलते हो तो आपकी एक मार्केट स्टैंडिंग डेवलप होती है, गुडविल डेवलप होती है, इमेज डेवलप होती है। जहां पे आप खुद को प्रेजेंट करते हो एज अ प्रॉपर बिजनेस, वहां से आपकी वैल्यू बनती है। ये चीज यहां पे है बच्चों। देन एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये मैंने आपको बताया। स्वॉट एनालिसिस बेटा ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। स्वॉट का मतलब क्या होता है? दो बच्चों इंटरनल होते हैं इसके अंदर, दो एक्सटर्नल होते हैं। SW इंटरनल है, OT एक्सटर्नल है। ठीक है, SW इज मेरी स्ट्रेंथ, भाई मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है। ठीक है, ये तो होगा इंटरनल। OT क्या है? अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ये बाहर से आते हैं। क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन मुझे नुकसान दे सकता है, जो आपकी थ्रेट हो सकता है उसको टैकल करने की कोशिश करो, उसको बीट करने की कोशिश करो। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर टिके रहो, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको एडवांटेज लेने का, मौका लेने का फायदा देखो। जो आपकी वीकनेस है उसको खत्म करने की कोशिश करो। ये है मेन चीजें, इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। डन। उसके बाद बच्चों देखो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में मेनली दो फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से होते हैं? जो कंपनी के अंदर अंदर के होते हैं। यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट देखा जाता है कि एंटरप्रेन्योर का क्या विजन है, क्या मिशन है, किस लेवल पे काम करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने लेवल्स उसने ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हैं। ये इंटरनल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल किस किस चीज को बोलते हैं हम? जो बाहर से आ रहे होते हैं, जो बाहर से हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। छोटे लेवल पे है तो माइक्रो, बड़े लेवल पे है तो मैक्रो। ठीक है, माइक्रो में जैसे मेरा सप्लायर मुझे माल टाइम पे दे रहा है नहीं दे रहा है, मेरा कस्टमर, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा इंटरमीडियरी, मतलब मेनली मुझे इंपैक्ट करता है। सभी को इंपैक्ट करने वाले मैक्रो लेवल के वही पेस्टल मॉडल हो गया, जो सबको इंपैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल। भाई सरकार ने कोई नियम बनाया, सबको इंपैक्ट करेंगे। डिमांड में कोई चेंज आया,
सबको इंपैक्ट करेगा। गवर्नमेंट इनस्टेबल होगा, सबको इंपैक्ट करेगा। सोसाइटी किसी चीज को अच्छा मानती है तो सबके लिए मानती है ना यार, कोई लॉ बनेगा सबके लिए बनेगा। तो ये मैक्रो लेवल के होते हैं बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके चलना। ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, किसमें क्या क्या आता है मैंने एक चार्ट बना दिया, आपको बहुत काम आएगा ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, बढ़िया सर। अब आ गया बच्चों प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको क्या बोला, कोई भी बिजनेस बनेगा तो प्रॉब्लम से बनेगा। कोई भी ऐसी समस्या, हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना पाए, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छी फैकल्टीज नहीं ढूंढ पा रहे थे, हमारे बच्चों को एक कम बेसिक प्राइजेस पे एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही थी। तो हमने कोशिश करी कि हम एजुकेशन को जेन्युइन प्राइजेस पे प्रोवाइड कर सकें विद गुड क्वालिटी टीचिंग्स, गुड एजुकेटर्स। अब हमारी CS CMA टीम में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारे कंपनी सेक्रेटरीज पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग अगर नॉर्मली पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छे अमाउंट चार्ज करते हैं, बट जब हम मिलके काम करते हैं तो हम बच्चों के लिए बहुत कम प्राइजेस में वो कोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि नॉर्मली शायद बहुत महंगे होते। तो बच्चों को बहुत जेन्युइन, बहुत नॉमिनल प्राइस पे एक बहुत हाईली स्किल्ड टीचर से पढ़ने का मौका मिल गया बेटा। तो एक प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन निकाला, है ना। देखो क्या बोल रहा है, अ प्रॉब्लम इज अ रोड ब्लॉक इन अ सिचुएशन विच सेट अप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फोर्सेस यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। जब एक बंदा इसको आइडेंटिफाई कर लेता है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये क्यों करना है, किस तरीके से होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्लियरली बताए, आपको पता चला है कि कौन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और उसके बाद उसका क्या सॉल्यूशन होगा, सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन बच्चों प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम करते क्यों हैं, वाई वी डू प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नंबर 1, ताकि हम मार्केट की नीड्स को समझ पाएं कि भाई जरूरत किस चीज की है, क्या चाहिए मार्केट को, ये प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। दूसरा, हम उसके रिलेटेड कोई प्रोडक्ट निकाल पाए, भाई कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। अब हम मल्टीपल कोर्सेज बनाते हैं, हमारे बच्चे पूरे देश भर से, इवन बाहर से, फॉरेन से हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके वहां पे भी वो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन उनको मिल रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप कोई भी बिजनेस करोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आप ताकि क्रिएटिव हो पाओ, आप कुछ अलग निकाल पाओ। उसके साथ जब भी आप बिजनेस करोगे तो देश का नेशनल इनकम भी तो बढ़ेगा, एक देश में भी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, राइट। तो ये सब बच्चों प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के यूजेस हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आइडिया जनरेशन। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आइडिया जनरेशन का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा क्या आइडिया है। तुमने अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब उस पर क्या तुम क्रिएटिव हो रहे हो, क्या आइडिया लगा रहे हो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग, कम्युनिकेटिंग आइडियाज। इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द आइडिया, ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट टू रियलिटी। ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ थॉट नहीं मेरे दिमाग में सिर्फ ये नहीं आया था कि मैं चलो पढ़ा लूंगा, मैंने पढ़ाना शुरू करा, उसको रियलिटी बनाया, समझे। सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाता था छोटे से कमरे में एक बच्चे को, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, फिर ऑनलाइन आया धीरे धीरे, अभी ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, अब पूरे देश में पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब आइडियाज कैसे आते हैं, जब आप एनालिसिस करते हो मार्केट का, जब आप एनालिसिस करते हो कंज्यूमर का, जब आप कुछ क्रिएट करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, बोलो ना एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्सप्लोर करते हो अलग अलग आइडियाज को, ठीक है। अब आइडियाज कहां कहां से आ सकते हैं बच्चों, उनको आइडिया फील्ड्स बोलते हैं। आइडिया फील्ड्स कैन बी डिफाइंड एज कन्वीनियंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, यानी कहां से आइडिया आ सकता है। एक तो गला खराब हो रहा है, देखो जरा आइडिया फील्ड्स कौन से हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहले होता है बच्चे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब कि आपको दिख रहा है कि कोई अच्छा हर्ब है, कोई अच्छा फ्लावर है, इससे कोई मेडिसिन बन सकती है, इससे कोई कलर बन सकता है, जैसे फ्लावर से लोग डाई बनाते हैं, परफ्यूम बनती है, फ्रेग्रेंसेस बनती हैं, इसी तरीके से हर्ब्स बनती हैं, दवाइयाँ बनती है, तो वो भी तो एक आइडिया फील्ड है। तो सबसे पहले आइडिया फील्ड है नेचुरल रिसोर्सेज। आइडियाज कैन बी जनरेटेड बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे फ्लावर्स, मेडिसिनल हर्ब्स, हॉर्टिकल्चर, मिनरल्स, मेराइन एटसेट्रा। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उससे बेटर वर्जन बना सकते हो या उससे मिलता जुलता कुछ बना सकते हो। सपोज एक कंपनी गाड़ी बना रही है, दूसरे ने सोचा टायर तो चाहिए होंगे, लेट्स मेक टायर्स, राइट, लेट्स मेक हॉर्न्स, लेट्स मेक डिजिटल मीटर, कुछ भी हो सकता है ना, लेट्स मेक सीट कवर्स, कुछ भी बना सकते हो। तो क्या बोल रहा है, अंडर दिस वी एड वैल्यू टू सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। क्रिएटिविटी और इनोवेशन इसमें चाहिए होता है, ठीक है, बढ़िया।
इसके बाद मार्केट देख के पता चलता है डिमांड क्या है, आइडियाज़ क्या है, किस चीज़ की डिमांड हो रही है, किस चीज़ के आइडियाज़ हो रहे हैं। जैसे इंडिया में मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ आर कहीं ना कहीं एक इंस्पायर्ड होते हैं फॉरेन मार्केट से, कि यूएस में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, वहाँ कोई बिजनेस चल रहा है तो हम यहाँ पे भी ट्राई करके देखते हैं, तो वहाँ से बने होते हैं बहुत सारे बिजनेसेस, राइट। कहीं ना कहीं इट रिलेट्स टू आइडियाज़, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग देम टू कस्टमर एट अ प्रॉफिट, बहुत ईजी होता है, राइट। इसके बाद सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर चाहे वो फूड सेक्टर हो, फास्ट फूड है, आइसक्रीम है, जूस है, इंडियन डेजर्ट्स है, टूरिज्म हो गया, घूमने फिरने वाली चीज़ें, पर्सनल ग्रूमिंग हो गया बच्चों, सलून्स बहुत ट्रेंडिंग है, लोग सलून्स पे काम कर रहे हैं, इनफैक्ट पढ़ा भी रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। इंस्टाग्राम पे देखता हूँ मैं बहुत सारे ऐसे सलून वाले लोग जो बहुत फेमस हो रहे हैं, ठीक है, वो तुमने भी देखी होंगी शायद रील्स, राइट, वो बहुत कुछ चलता है। क्रिएटिव एफर्ट्स का मतलब कुछ भी क्रिएटिव करना, जैसे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, एजेंसीज हो गई, जो कुछ भी क्रिएटिव कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं बच्चों, वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे ट्रेंड स्पॉटिंग। अब ट्रेंड क्या होता है, जो चल रहा हो, सिंपल है ना भाई, नया क्या है, क्या अलग चल रहा है आजकल, उस पे काम करना, राइट। देखो बोल रहा है इट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ट्रेंड्स, it will help the entrepreneur to understand the market and provide services and goods according to market trends। अब market trends कितने प्रकार के होते हैं, देखो चार चीजें बोल रहा है। सबसे पहले रीड ट्रेंड्स, रीड ट्रेंड्स का मतलब अलग अलग पोस्ट को पढ़ना, मैगजीन्स को पढ़ना, टाइटल्स को पढ़ना, देखना कि कहाँ पे क्या छप रहा है, वहां से कुछ आइडिया मिल सकता है। दूसरा टॉक ट्रेंड्स, टॉक ट्रेंड्स का मतलब कि अलग अलग सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना और देखना लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, वहां से कुछ जनरेट करना। तीसरा होता है वॉच ट्रेंड्स, वॉच का मतलब ऑब्जर्व करो, मार्केट में बैठ के देखो कि लोग क्या मांग रहे हैं, क्या चीज चल रही है। चौथा होता है थिंक ट्रेंड्स, थिंक का मतलब अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, क्या नया दिख रहा है, क्या नया होना चाहिए, तो अलग अलग तरह से तुम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, रीड करके, टॉक करके, वॉच करके, थिंक करके, ठीक है बेटा, इजी। उसके बाद क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आप सब जानते हो, क्रिएटिविटी का मतलब कुछ अलग क्रिएट करना, द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग अलग जो किसी ने अभी तक ना करा हो, दैट इज क्रिएटिविटी। इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो सबसे पहले क्रिएटिव होना पड़ेगा। द डिस्कवरी ऑफ अपॉर्चुनिटी, न्यू वेंचर, क्रिएशन। अब क्या प्रोसेस है क्रिएटिविटी का, सबसे पहले होता है आइडिया जर्मिनेशन, ब्लैक पेन चाहिए होगा भैया। आइडिया जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब होता है, मतलब एक बीज बोना, एक आइडिया, तुम्हारे पास एक बीज है, उस पे तुम अब दिमाग लगा रहे हो कि इससे क्या पेड़ बन सकता है, क्या प्लांट बन सकता है ना, आइडिया जर्मिनेशन। देन प्रेपरेशन, बच्चों बिजनेस बिना प्रेपरेशन के नहीं होता, मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है पूरा। तो मार्केट रिसर्च बच्चों मैं आपको बता रहा था, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़े कफ सिरप लेके आया हूँ, बहुत दिक्कत हो गई थी बीच में। तो मार्केट रिसर्च क्या होता है, मार्केट को स्टडी करना, क्या ट्रेंड्स हैं, जैसे अभी ट्रेंड स्पॉटिंग बताया, आइडिया जनरेशन बताया, है ना, उसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन, स्वॉट एनालिसिस करना, मार्केट को पढ़ना, ताकि आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, वो लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन होता है ट्रांजिशन, जब आप ट्रांजिट करते हो, जब आप सीडिंग से आगे बढ़ते हो, जब आप बिजनेस को थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हो। इसके बाद एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है बहुत रियलिस्टिक होके आइडिया को थॉट देना कि अब कैसा काम कर रहा है, कितना हम आगे बढ़े हैं, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, दैट इज एलिमिनेशन। और लास्ट में वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब बस अब आप प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हो कि देखो कि हमारा आइडिया कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्या हम उससे सच में प्रोडक्ट जो बनाया है हमने वो मार्केट में काम करेगा, दैट इज वेरिफिकेशन। ठीक हो गया बेटा, ये सब क्रिएटिविटी में आ जाता है। इसके बाद इनोवेशन, इनोवेशन बच्चों क्रिएटिविटी का ही एक्सटेंशन है। क्रिएटिविटी से जब हम प्रोडक्ट कुछ नया बनाते हैं उसको इनोवेशन बोल देते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी इसकी फर्स्ट स्टेज होती है। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसलेशन ऑफ आइडिया इनटू एन एप्लीकेशन जिसकी एक कमर्शियल वैल्यू है। कमर्शियल वैल्यू का मतलब जिसका एक प्राइस है, जिससे आप कुछ ना कुछ बनाओगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ पैसा बनेगा, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू वर्क आउट एनालिटिकली, एनालिटिकली का मतलब नंबर्स के बारे में सोचना, टाइम वाइज सोचना, डेट वाइज सोचना, द डिटेल्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू डेवलप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, ऑर्गेनाइज फिनेंस स्ट्रैटेजीज, ऑपरेशंस, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब इनोवेशन किस तरीके से हो सकता है, इनोवेशन का क्या क्या प्रोसेस है, आप कैसे इनोवेट करते हो, कैसे कुछ अलग बनाते हो। सबसे पहले प्लानिंग,
किस चीज की प्लानिंग? हर चीज की। एक ब्लूप्रिंट बनाओ पेपर पे, कितना पैसा लगेगा, कैसे मार्केट करोगे, कैसे ब्रांडिंग करोगे, कैसे पैकेजिंग करोगे, कैसे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाओगे, पर्सनल सेलिंग करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, सेल्स प्रमोशन करोगे, पब्लिक रिलेशंस करोगे, जनता तक कैसे पहुंचोगे, हर चीज की प्लानिंग करना, दैट इज एनालिटिकल प्लानिंग। नंबर 2, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को लेके आओ, जितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स लाओ, मटेरियल लाओ, टेक्नोलॉजी लाओ, पैसा लेके आओ, तभी तो बिजनेस चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। तीसरा, इंप्लीमेंटेशन करना। सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होगा, उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, एप्लीकेशन ऐड करना, यानी वैल्यू देना कस्टमर को, एम्प्लॉइज को अच्छे रिवॉर्ड्स देना, स्टेक होल्डर्स को खुश रखना, तभी तो बिजनेस में आगे उनकी हेल्प से बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों सेलेक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। ये तो आपको बस बेसिक सी चीज़ है, बस पता होना चाहिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करना जरूरी है। अभी हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? सेंसिंग से। अपॉर्चुनिटी सेंस करना, अपॉर्चुनिटी देखना, पहचानना, अब फिर सेलेक्ट करना। बोल रहा है एंटरप्रेन्योर शुड सेलेक्ट, लुक इनटू वेरियस फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग द अपॉर्चुनिटी, है ना। कई बार अपॉर्चुनिटी प्रॉमिसिंग होती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर को सारे फैक्टर्स देखने चाहिए, तब उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। सिंपल बच्चों, छोटा सा हमारा चैप्टर, मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक बार रीडिंग ले लेना अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगली क्लास में नेक्स्ट यूनिट कराता हूं और फोड़ेंगे बढ़िया तरीके तुम्हारे पेपर में, कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, चिंता फ्री होकर पढ़ाई करो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करना कैसा लगा, और सारे एंटरप्रेन्योरशिप वाले बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर देना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी भाई। देखो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा बढ़िया कंटेंट, आगे फॉरवर्ड करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।